नमस्कार मित्रों, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये कम्युनिटी रेडियो है। दोस्तों, आज हम बाल आयोग के ऑफिस में बैठे हैं देहरादून में, जो कि मौजूद है। अभी हमने बात की थी निशात इकबाल जी से, जिन्होंने बहुत सारी बातें मनोवैज्ञानिक नजरिए से बताई। अभी हम बात कर रहे हैं विधि अधिकारी से। विधि अधिकारी ममता रौथान यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम विस्तार से जानेंगे कि जो पूरा बाल आयोग है वो किस तरह के कानूनों पर टिका हुआ है, किस तरह से यहाँ पर कानूनों के तहत काम होता है। SCPCR एक्ट है, JJ एक्ट है, ये तमाम सारे एक्ट किस तरह से काम कर रहे हैं, बहुत विस्तार के साथ हम जानेंगे। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, ममता जी बताएं कि कैसे बाल आयोग जो है वो क्या पूरा कानूनों पे टिका हुआ है, किस तरह से वो काम करता है। कानून और वो क्या पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के या साथ साथ चलते हैं? एक्चुअली बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो CPCR एक्ट 2005 के तहत जो है गठित हुए हैं। ठीक है, इसमें जो है सेक्शन 17 के तहत जो है SCPCR यानी स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन, ठीक है, और NCPCR सेक्शन 5। NCPCR की जो अधिकार क्षेत्र है वो पूरा देश है। वो किसी भी देश में मतलब अगर चाइल्ड राइट वायोलेशन कहीं भी हो रहा है तो वो संज्ञान ले सकता है। और जो उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग है या कोई भी स्टेट अधिकार संरक्षण आयोग है, वो अपने राज्य में जो है अधिकारिता रखता है। किसी भी बच्चे के साथ कोई भी वायोलेशन होता है, बच्चे का राइट चाहे वो जन्म से लेके 18 तक बच्चा है, उसके साथ कोई भी वायलेशन होता तो उसका जो है संज्ञान जो है बाल आयोग ले सकता है। जी, तो बाल आयोग में विधि अधिकारी की कितनी महत्ता है और आपके काम क्या क्या होते हैं? देखिए, जितने भी वायलेशन हैं, बाल आयोग जो है विशेष तरह से RT एक्ट, JJ एक्ट, पोक्सो एक्ट और गार्जियन वार्ड एक्ट, इन सब में जो है काम करता है। इससे रिलेटेड जो है बच्चों का अगर राइट का वायलेशन होता तो इस टाइप के केसेस जो है यहाँ पर आते हैं, जिसमें जो है जो भी कानूनी जो दांव पेच होते हैं उससे जो है मैं आयोग को जो है सलाह देना, ये हाँ ये काम मुख्यतः काम होता है। दोषी को सजा दिलाना तक भी आप? जी, देखिए हम लोगों के पास जो है क्रिमिनल पावर तो नहीं है, ये सिविल पावर है। ये एक हमें सिविल पावर है, सिविल कोर्ट की पावर है। ठीक है, तो हम किसी भी मामले में किसी भी जो है विपक्ष को जो है तलब कर सकते हैं आयोग में। और बच्चों से रिलेटेड हर विभाग में हमारी मॉनिटरिंग है। जैसे JJ एक्ट के सेक्शन 109 में जो है हमें मॉनिटरिंग की पावर है, ऐसे ही पॉक्सो एक्ट में के सेक्शन 44 में जो है एक्ट में ही मॉनिटरिंग की पावर जो है आयोग को दी गई है। ऐसे ही RT एक्ट में भी है। तो हमें जो है बच्चों से रिलेटेड कहीं भी कोई भी जो है हनन अगर उनका प्रतीत होता है तो उससे रिलेटेड जो है शिकायतें आयोग में होती हैं और उनका निस्तारण में जो है उसको कैसे क्रियान्वयन किया जा सकता है, यही हमारा काम है। जी, तो आप किसी को भी तलब कर सकते हैं, अगर तलब करने पे वो नहीं पहुंचता है तो तब क्या कार्रवाई होती है? देखिए, पहले हम नोटिस भेजते हैं, अगर वो नहीं आते हैं तो हमें समनिंग पावर है, हम समन करके उसे आयोग में तलब कर सकते हैं। ठीक है, और हम जो है पुलिस को भेज के जो है समन तामील करवा सकते। ममता जी, किस किस तरह के केस पिछले 2.5 साल से आप यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रही हैं? JJ एक्ट के केस ज्यादा यहाँ पर आए हैं, पॉक्सो के आए हैं या RT वाले मामले आए हैं? कौन से मामले ज्यादा रहे हैं? देखिए, सबसे ज्यादा तो आज के टाइम पे जो है RT एक्ट का जो है बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब स्कूल का जो प्राइवेटाइजेशन जो हो गया है तो स्कूल्स की अपनी अपनी मोनोपोलीज है, तो उन स्कूल की मोनोपोली के अगेंस्ट जो है शिकायतें बहुत आती हैं। स्पेशली कोविड काल में, कोविड पीरियड में जैसे हाई कोर्ट वगैरह ने भी गाइडलाइंस दी थी, आयोग ने भी गाइडलाइन दी थी कि सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं, और वो भी तब जब बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हो और ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर दी जा रही हों। लेकिन जो है स्कूलों की इतनी मोनोपोली थी कि उन्होंने जो है एडमिशन फीस और ये फीस मतलब कुछ भी करके फीसेस का कोई भी नाम दे देते हैं और मर्ज कर देते हैं ट्यूशन फीस में, जबकि ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस जो है नहीं ली जा सकती है। दूसरा, जैसे हमारे जियो है कि हर 3 साल में 3 वर्ष में जो है 10% की वृद्धि हो सकती है फीस में, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन स्कूल जो है हर साल जो है फीस वृद्धि करता है, और क्योंकि अवेयरनेस की कमी है या फिर आज के टाइम पे पेरेंट्स को इतना समय है नहीं कि बर्बाद कर सकें, तो जनरली जो पेरेंट्स दे देते हैं। लेकिन कोविड के दौरान क्या हुआ कि
सभी को आर्थिक का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में हर किसी को मजबूरी हो गई कि वो फीस पे नहीं कर पा रहे, और स्कूल की मोनोपोली की नहीं, हमें तो पूरी फीस चाहिए। तो बहुत इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा हुआ है। बच्चों के टीसी नहीं देना जैसे, जबकि आरटीई एक्ट के तहत जो है आपको जो है आप बच्चे की जो है टीसी नहीं रोक सकते, या बच्चे को स्कूल में एग्ज़ाम देने से नहीं रोक सकते। लेकिन बहुत स्कूल ऐसे हैं जो अपनी मोनोपोली चलाते हैं। तो ये कंप्लेन करने पेरेंट्स खुद यहाँ आते हैं जी, जी, या जी, जी, ऑनलाइन हाँ, कोई जो सिस्टम है कि कंप्लेन का? हम वो जो है हमारी वेबसाइट है, हाँ। तो हमारी वेबसाइट पे भी कंप्लेन कर सकते हैं और पर्सनली भी कंप्लेन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किसको कितना अवेयरनेस है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो शिकायतें आती हैं वो, क्योंकि देहरादून है, अवेयर है, सिटी है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा आती हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य कहूँगी कि हमारे दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे अवेयरनेस की अभी कमी है। जो अपनी शिकायतें, मतलब बहुत, चाहे स्कूल से पीड़ित हों, चाहे जे के हैं, या चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, या पॉक्सो से रिलेटेड हैं, कुछ उन्हें जो है आयोग के बारे में थोड़ा सा जानकारी कम है। जी जी। तो ये जो आप आते हैं यहाँ पे, तो एक तो पेरेंट्स जिसने शिकायत की है और जो जिस स्कूल के खिलाफ की है उसका जो संचालक होता है मेन, वो ये दो लोग क्या यहाँ पे आते हैं? हाँ, हम सुनवाई होती है? जी जी जी। इसमें जो है प्रधानाचार्य या प्रबंधक, स्पेशली जो है प्रबंधक, क्योंकि देखो प्रधानाचार्य भी एक एम्प्लॉय होता है, उसका तो ये आंसर होता है कि हम अपने अथॉरिटी से पूछेंगे। तो प्रबंधक को हम तलब करते हैं, और अगर वो किसी और को भेजते हैं तो हम कहते हैं या तो फिर अथॉरिटी लेटर भेजो, ऑथराइज करके भेजो कि हाँ जो भी यहाँ से जजमेंट पास होगा वो आप मानोगे। तो यह, और अगर वो ऑथराइज नहीं है तो फिर अगेन दोबारा से हम उन्हें ही तलब करते हैं। अच्छा, तो वो क्या क्या रहा है काउंसलिंग में? क्या वो मानते हैं, या केस, क्या ऐसा भी हुआ कि किसी के खिलाफ केस दर्ज हुआ हो? हाँ, ऐसे कई स्कूल हैं कि अब वही बात है ना कि जब शिकायत होती है तो उन्हें भी पता होता है कि हम लोग कितने सही हैं या कितने गलत हैं। तो फाइनली कई उसमें ऐसे हैं कि उनकी फीस भी रिटर्न हुई है। अच्छा। कई ऐसा हुआ है कि फीस जमा नहीं कर पाए हैं बच्चे, मतलब पेरेंट्स अगर फीस जमा नहीं कर पाए हैं तो उनको प्रॉपर टाइम दिया गया कि वो फीस जमा करें, लेकिन सिर्फ ट्यूशन फीस, जो बढ़ी हुई फीस है या अदर चार्जेस हैं वो जो है माफ़ करवाई गई है। तो अच्छा, एक तो ये स्कूलों वाले केस आपने काफी सारे, आपने कहा कि इन पिछले 2 सालों में ये सॉल्व किए हैं। इसके अलावा मैम जे एक्ट के तहत किस तरह के मामले इस बीच में आए हैं, और ये कानून क्या है? हाँ, किस तरह का कानून है? मैं चाहती हूँ हमारे लिसनर्स को आप बताएं। जी जी जी। जे एक्ट जो कानून है, इसको फुल फॉर्म में हम क्या कहेंगे? किशोर न्याय, हाँ, किशोर न्याय बालक संरक्षण एवं देखरेख अधिनियम 2015। ये केवल किशोरों के लिए है, बॉयज के लिए है? देखिए, एक जे अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जिसमें जो है किशोर मतलब 0 से लेकर 18, गर्ल्स बॉयज कोई नहीं। हाँ, बच्चा बालक। और इसको डिफाइन किया है पॉक्सो में। पॉक्सो में बालक का मतलब होता है कि व्यक्ति, वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, और थर्ड जेंडर भी हो सकता है। उसको डिफाइन किया है पॉक्सो में। ठीक है। और बाकी बालक में तो सभी आते हैं, कोई भी 0 से 18 आयु वर्ग का जो भी है वो बालक की श्रेणी में आता है। और इसमें जो है जे एक्ट को अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगी कि जे एक्ट जो है 2 तरह के बच्चों के साथ डील करता है। एक वे बच्चे हैं जो विधि विवादित बच्चे, जो है कोई अपराध कर बैठते हैं, जिसे अपराध, क्योंकि हाँ, चोरी कर दी, ये हाँ आपराधिक श्रेणी के बच्चे। कुछ वो बच्चे होते हैं जो आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन विद केयर एंड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, उसे बोलते हैं CNCP। ठीक है। और जो ये विधि विवादित बच्चे होते हैं उनको जो पावर होती है वो है JJB को, उनकी सुनवाई होती है जे बोर्ड में। और जो बच्चे कोई भी पीड़ित बच्चे होते हैं, जैसे कभी क्या होता है कि ये बच्चे को फेंक देते हैं, ये कहीं मिल जाता है, तो उस बच्चे को कहाँ रखा है, सबसे मेन बात थी कहाँ रखा जाए। तो JJB के अंतर्गत जो हमारे आश्रय गृह वगैरह हैं, शेल्टर होम्स हैं, तो इनमें रखा जाता है। तो उसके लिए
CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बाल कल्याण समितियां, ये गठित हर जनपद में, जे भी हर जनपद में होते हैं और CWC भी हर जनपद में होते हैं। तो उनको उस बच्चे को सबसे पहले उसकी उसको मेडिकल सुविधाएं देना, उसका सबसे पहले जब बच्चा मिलता है तो उसकी मेडिकल ही फिटनेस देखी जाती है। फिर उसके बाद उसको कहाँ पे रखा जाए, शेल्टर, फिर शेल्टर का, फिर उसको अगर छोटा सा बच्चा तो उसको अडॉप्शन का, अडॉप्शन के लिए लीगल फ्री करना, ये CWC का काम है। उसके बाद अडॉप्शन कारा एजेंसी है, कारा में जाती है। अच्छा, कारा है एक, एजेंसी है? हाँ, कारा जो है सरकारी एजेंसी है। कारा और सारा स्टेट में, और कारा है हाँ, नहीं, कारा जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए है और सारा स्टेट लेवल का है। तो ये है चाइल्ड अडॉप्शन एजेंसी है, ठीक है, एडॉप्शन एंड रिहेबिलिटेशन एजेंसी है। काफी नियम कानून थोड़ा सा कठिन हो गए ना पहले की हाँ, तो वो कारा में चाहते हैं CWC के बाद लीगली फ्री होने के बाद। लीगली फ्री वो कब करेंगे, जब वो उस बच्चे के बारे में पूरी पड़ताल कर लेंगे, जांच पड़ताल कर लेंगे। उसके बाद जो है वो लीगली फ्री करके फिर वो कारा में चले जाते हैं, वो अडॉप्ट। और फिर अगर चलो दूसरा, ये तो हो गई उन बच्चों की बात जो बिल्कुल जीरो से छोटे से बच्चे होते हैं। और बच्चे हैं जैसे अन्य कहीं आपदा से बिछड़े हुए बच्चे होते हैं, या कोई बस या ट्रेन में बिछड़ के कहीं पहुंच गया, कोई वैसे पीड़ित है, दिव्यांग बच्चे, अनाथ बच्चे हैं, तो उनके लिए, उनकी वेलफेयर के लिए उनको कहाँ रखना है, उनको किस मतलब पढ़ाई लिखाई, ये सब चीजें जो है CWC के उसमें होती हैं। और जो JJB में वो बच्चे आते हैं जो 0 से 18 साल के हैं, लेकिन किसी अब कोई अपराध करते हुए पकड़े गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ से कहा है। किस तरह के अपराध बच्चे कर बैठते हैं? जैसे चोरी कर ली, है ना, चोरी कर ली, या कोई भी अपराध। तो देखो बच्चे आज के टाइम पे, आप जैसे निर्भया कांड है, निर्भया कांड में रेप भी हुआ है, तो हम ऐसा कैटेगराइज नहीं कर सकते। ऐसे मामले निकले हैं कुछ बिल्कुल। तो ऐसा कैटेगराइज नहीं कर सकते कि बच्चा कौन सा काम कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या सजा है उसको? लेकिन हाँ, चोरी कर दी, अब मैं बता दूं, अब जो है JJ में जो है 3 कैटेगरी की हुई है अपराधों की। एक है पिटी ऑफेंसेस, छोटे मोटे जो करते हैं बच्चे, चोरी उरी कर दी। और दूसरा है गंभीर और ग्रीवियस जिसे बोलते हैं। ये इसमें क्या होता है कि जैसे रेप है, ग्रीवियस है, रेप वगैरह हो गए, और मर्डर वगैरह हो गया, ये चीजें। तो इसमें पहले ग्रेविटी देखी जाती है उसके अपराध की, ठीक है। उस हिसाब से अगर 16 साल तक का बच्चा है, 0 से 15 साल तक के बच्चे को तो जो है JJB यही देखती है। लेकिन अगर 16 साल का बच्चा है, 16 से 18 साल का बच्चा है, और उसने ग्रीवियस ये किया है, ऑफेंस किए हैं, तो अपराध तो ये आएंगे चिल्ड्रन कोर्ट में। चिल्ड्रन कोर्ट जो है पॉक्सो के तहत जो है गठित है, हर डिस्ट्रिक्ट में गठित है चिल्ड्रन कोर्ट, वहां जाते हैं जी। तो ये कोर्ट जो कचहरी, जहाँ कोर्ट कचहरी होती है, जी, वो जनरली ये डिस्ट्रिक्ट मतलब जहाँ पर अलग से नहीं है, तो जनरली ये डिस्ट्रिक्ट जो जज की कोर्ट होती है वही होती है। जी, स्पेशल कोर्ट। तो मैं अमूमन क्या होता है कि अपराध की सजा मिलती है बच्चों को, या उनको क्या करते हैं? देखिए, अपराधी नहीं, उन्हें एक्चुअली सुधार गृह में भेजा जाता है। वो केवल बच्चों का हाँ, उन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता। जो बच्चा उसे जेल नहीं भेजा जा सकता। किसी भी स्तर का अपराध हो, तीनों में से। हाँ, अब वही उसी पे आ रही मैं। अगर अपराध जो है गंभीर प्रकृति का है, जैसे रेप या मर्डर या इसमें है, तो उसको जो है अब काफी उन पे चली थी ये, जब निर्भया कांड हुआ था और वो बरी हो गया था, तो इस पे काफी डिबेट चली थी कि उसको भी फांसी होनी चाहिए। बाकी सबको तो फांसी हुई, लेकिन जो नाबालिग उस समय था उसको छोड़ दिया गया था। तो इसमें काफी डिबेट हुई कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब उसको सेंस है कि उसने ऐसा किया है, तो वही है कि ग्रेविटी देखी जाती है। तो फिर तब पर यही है कि बालक तो बालक है, तो ये अभी फिर भी डिबेटेबल है। तो हम क्यों नहीं उसको अपनाएं? हाँ, ये वाली बात। जी। मैम, पॉक्सो एक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये एक्ट क्या है, कब बना और कैसे कैसे काम कर रहे हैं?
पॉक्सो एक्ट तो देखिए बच्चों के साथ बच्चा मीन्स वही मैंने जो अभी बताया, लड़की या लड़का कोई भी 18 साल तक का कोई भी हो सकता है, उनके साथ कोई भी लैंगिक अपराध होता है तो वो पॉक्सो की कैटेगरी में आता है। जी। तो आपके पास कितने मामले आए होंगे पिछले 2.5 साल में पॉक्सो के? पॉक्सो के तो देखिए ज्यादातर जो है, जैसे हम कभी अखबार वगैरह में जैसे भी पढ़ते हैं तो हम उसका सोमोटो संज्ञान ले लेते हैं। सोमोटो संज्ञान लेके फिर हम जो है पुलिस डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उनको हम लिखते हैं, उनसे आख्या मांगते हैं कि क्या हुआ, और उनको जो है कार्रवाई करने के लिए निर्देशित भी करते हैं। और उन बच्चों को कंपनसेशन, जैसे बच्चों के या किसी के साथ, क्योंकि हमारे सेक्शन ये रूल 7 है पॉक्सो में, जिसमें कंपनसेशन का भी है। कि तो आप उसके लिए कोशिश करते हैं घर से? हाँ, कि बच्चों को कंपनसेशन मिले, उसके लिए हम डीएलएसए को भी लिखते हैं और रिकमेंड करते हैं कि इनको जो है कंपनसेशन दिया जाए। और इसके लिए स्पेशल रिलीफ फंड भी बनाया गया है। ये अभी 2020 में जो अमेंडमेंट है उसमें जो है स्पेशल रिलीफ फंड भी बनाया गया है, जो तरफ से दिया जाता है। जी जी, वो जो है तुरंत ही रेप पीड़ित जो भी बच्चा होता है उसको वैसे तो विद इन वीक मिलना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा प्रोसीजर लंबा होता है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उसे मिल सके। अच्छा, ये स्टेट गवर्नमेंट देगी? जी। इसके अलावा जैसे कई जगह हम देखते हैं कि हॉस्टल्स वगैरह में बॉयज के साथ भी इस तरह के मामले आते हैं सामने, तो आयोग उसके लिए क्या करता है? देखिए अभी हाल ही में जो है एक केस हम पे आया था रैगिंग को लेके, कि बच्चों की रैगिंग होती है नवोदय विद्यालय का। नवोदय विद्यालय बहुत बढ़िया एजेंसियां, लेकिन अब बच्चे हैं तो कहीं भी ऐसे कहाँ तो काफी उसमें बच्चा जो है इतना मतलब वो हो गया था, परेशान हो गया क्या, तो उसको वो वहां से स्कूल से भाग गया था। तो उसको हालांकि बच्चा मिल गया है, सेफ है, मदर के पास चला गया, लेकिन उसके लिए हम फिर हम लोगों ने औचक निरीक्षण किया था। तो वहाँ पे काफ़ी फिर हमने जो वहाँ के प्रशासन को है उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए। और बच्चों को तो ये हमने वहाँ पे दिशा निर्देश पारित किए थे और उनको जो है आयोग में भी तलब किया गया है। जी, तो बहुत सारी कानूनी जानकारी आपने दी। बिना कानून के क्या कुछ संभव है, और कानून पे भरोसा कितना लोगों का अभी भी बना हुआ है? देखिए कानून पे ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा वर्डिक्ट सही आते हैं, लेकिन देखो कानून पे भरोसा तो हर व्यक्ति करता है। जब हमारा संविधान ने हमें कानूनी अधिकार दिए हैं तो उसका हम जो है पूरा जो है मान रखते हैं, सम्मान देते हैं। न्यायालय को ताकत महसूस होती है। बिल्कुल बिल्कुल वही है, हम कितना भी कह लें कि नहीं अब कोई भरोसा नहीं है, लेकिन कभी भी कोई भी अगर परेशान होता है तो यही कहता है कि भैया आपको कोर्ट में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें जो है कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, आम जनता को भी। ऐसे मामले भी आते हैं कि जैसे कास्ट को लेकर, जैसे भोजन नहीं करने को लेकर, क्या ये मामले भी आप लोग इसको देखते हैं कि बच्चों के अंदर इस तरह का मामले कि दलित और ब्राह्मण सवर्ण को लेकर? देखिए ऐसे मामले फिलहाल मेरी जब से मैं हूँ इस आयोग में तब से ऐसे तो मामले आए नहीं हैं, लेकिन हाँ ऐसे मामले भी होते हैं। आयोग उनका संज्ञान ले सकता है, अगर इस टाइप से कोई भी शिकायत मिलती है तो कानून वो आयोग उसका संज्ञान भी ले सकता है। और कभी कभी फिर आयोग जो है जहाँ पे उसे लगता है वो अन्य आयोगों को भी रिकमेंड कर सकता है। जी, ये है। इसके अलावा जैसे कई बार पेंडिंग बहुत मामले रह जाते हैं, क्या आपके वहाँ भी इस तरह का होता है कि मामले पेंडिंग है, बहुत देर में सुनवाई हो रही है, या तुरंत आप लोग निपटारा करते हैं? देखिए मैडम, हमारी आयोग की तो यही रहती है, मतलब ये रहता है कि जितनी जल्दी हो सकते हैं मामले त्वरित जो है उनका निस्तारण हो जाए, क्योंकि आयोगों का मकसद ही मेन यही है कि अदरवाइज कोर्ट में तो बहुत सारे मामले पेंडिंग है। आयोगों का गठन ही इसलिए हुआ है कि त्वरित जो है फास्ट ट्रैक में हो जाए, लेकिन कभी कभी क्योंकि हमारी प्रोसीजर इतना, मतलब हमारा तंत्र इतना ढीला है, तो हम ऑर्डर पास करते हैं, वहाँ से जवाब आने में या उनके एक्शन लेने में थोड़ा समय लग जाता है। जी, तो ममता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम सारी कानूनी जानकारी हमारे तमाम उत्तराखंड के लिसनर्स के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। संदेश आपका हो तमाम पेरेंट्स के लिए, लोगों के लिए? मैं यही संदेश देना चाहूंगी, अगर आपको कहीं भी आसपास बच्चों के अधिकारों का हनन दिखाई दे तो आप जो है
आयोग की वेबसाइट पे जो है शिकायत कर सकते हैं, या आयोग के अगर फोन नंबर कहीं से हो तो फोन नंबर पे भी जो है वो कर सकते हैं। हाँ, देखिए पहले वेबसाइट है scpcr.uk@gmail.com, ये तो हमारे आयोग की वेबसाइट है। इसके अलावा फोन नंबर, उसके अलावा मैम एक बात रहेगी कि जैसे बाल मजदूरी करते हुए या फिर कहीं पे किसी के घर में अगर जो बाल मजदूर पकड़ा जाता है, उसमें आप लोगों की क्या कार्रवाई करते हैं? उसमें हाँ, सजा का ऐसे क्या प्रावधान है? देखिए ऐसे भी कई मामले आए हैं जिसमें जो है बड़े बड़े अधिकारी हैं जो है अपने घर में जो है बच्चों को बाल मजदूरी करवाते थे। उसमें हमने एक्शन लिया और बच्चों को रेस्क्यू भी करवाया। हमारे साथ ये बचपन बचाओ की टीम है, ये अभी सामने हमारे बैठे हुए हैं सुरेश सुनियाल जी हैं, ये बचपन बचाओ की टीम है, ये भी जाते हैं साथ में बच्चे को रेस्क्यू करके उस बच्चे को जो है उनके माँ बाप तक पहुंचाना। और अगर माँ बाप सक्षम नहीं है या कहीं और है तो उनको अच्छा से अच्छा पुनर्वास करवाना, ये आयोग की जो है सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और उसका हमने जो है निर्वहन किया है। पहले भी दो बच्चियों को, दोनों हाँ सगी बहनें थी, वो किसी अधिकारी के घर में थी। अभी एक केस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। उन्होंने हालांकि अपनी मर्जी से रखा था वहाँ पे, तो वहाँ से रेस्क्यू करवा के चंपावत के, बल्कि वो नेपाल बॉर्डर के थे, तो वहाँ भेजा है। वहाँ पे भी वहाँ की भी एक संस्था है, मैक करके है क्या है, तो उनसे संपर्क करके उनको बच्चों को वहाँ पहुँचाया है और वहाँ से जो है वहाँ की CWC के हवाला किया। उन्होंने जो है बच्चों को उनके माता पिता तक पहुँचाया है। इसके अलावा अभी बौद्ध मठ का जो एक इशू हुआ था, वहाँ से नेपाल के बच्चे काफ़ी हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे काफ़ी शिकायत आई थी। बच्चे घर जाना चाहते थे और वो खुश नहीं थे वहाँ से। हाँ, यहाँ पे बौद्ध मठ का वो काफ़ी बड़ा प्रकरण हुआ था। जी जी, जबरन क्या मारपीट होती थी वहाँ पे काफ़ी, तो उनकी शिकायतें आई थी। जी जी जी, उनको हाँ एक्चुअली वो उनको वहीं पे हॉस्टल में रखता है और 90% जो है वहाँ पे नेपाल का बच्चा है। तो उनमें से उन्होंने वापस जाना चाहते थे, तो उनकी शिकायत जब हमें मिली थी तो हमारे उस समय आयोग के अध्यक्षा मैडम ने वहाँ पे जाके विद इन 48 आवर यहाँ नेपाल एम्बेसी से और यहाँ की एम्बेसी से पूरा समन्वय करके और सारे यहाँ के CWC वगैरह सबसे समन्वय करके विद इन 48 आवर उन बच्चों को उनसे पूछ के जो बच्चे जाना चाहते थे उनको नेपाल उनके घर पहुँचाया था। ये एक बहुत अच्छी मिसाल है। जी जी जी, वहाँ से चीजें निकल बच्चों के हित के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। जी जी जी, तो चलते आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर अगर शेयर करना चाहें। आयोग का नंबर देख बोलती हूँ 9258127046। अगर बच्चों के प्रति कोई भी उनके अधिकारों का हनन करता हुआ दिखाई दे तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी, तो ममता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना वक्त देने। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत को अंत तक सुनने के लिए। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा YouTube चैनल है, Facebook पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। आपके फीडबैक का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।